सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज इवनिंग। की क्लास स्टार्ट करते हैं, 6th डे। और आज बात सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की करेंगे। कल भी हमने करी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, थोड़ी सी बात हमने चार्ट पे देखा। तो इसमें स्लाइड पे देखने वाला इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिकली करेंगे, चार्ट देखेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें, उसके बाद हम चार्ट पे ही चलेंगे। तो तब तक आप ये सोच लीजिए कि कौन सा चार्ट आपको देखना है, तो हम उसी चार्ट पे काम करेंगे। अच्छा, पीपीटी दिख रही है आपको? जी दिख रही। ओके, तो आज की पीपीटी बहुत ही छोटी है। इसमें सिर्फ एक ही स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ पोजीशन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये स्लाइड हमने कल भी देखी थी, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, पीपीटी में कुछ खास नहीं है। तो हम आ, जो कल जो बात कर रहे थे कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लोकेशन या पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ पे आपने ट्रेड लेना है, कहाँ से शुरू करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं। तो आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। तो कल भी हमने देखे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, परंतु आज थोड़ा सा और अधिक डिटेल में देख लेंगे। और आप अपना भी कुछ चार्ट सोच के रखिए, तो उन्हीं चार्ट्स पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम सीधा ही चार्ट्स पे ही चलेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे दो रेखाएं बना देते हैं, एक को बोल देते हैं सपोर्ट और एक को बोल देते हैं रेजिस्टेंस। कोई भी स्टॉक हो सकता है, और मान लेते हैं कि ये 100 रुपीज़ है और ये 110 रुपीज़ है। तो इसको हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते। नीचे वाला है सपोर्ट और ऊपर वाला है रेजिस्टेंस। तो होता क्या है कि जब प्राइस चल रहा होता है तो प्राइस कभी नीचे आता है, जैसे सपोर्ट की तरफ आया, ऐसे ऐसे करके वो नीचे आएगा। तो मैं लाइन चार्ट टाइप बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आया। तो सपोर्ट का मतलब, जैसे हमने कल गेंद का उदाहरण दिया था, तो गेंद जब टप्पा खाती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। तो वैसे ही प्राइस जो है सपोर्ट पे आता है और बाउंस कर जाता है। तो बाउंस करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और बायर उस इस प्राइस की वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। उनको ये प्राइस काफी अच्छा लगता है। तो 100 रुपये मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है, एक रेंज होती है। रेंज मतलब हम मान सकते हैं, हो सकता है वो 99 से 101 की रेंज हो। इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, पर एक छोटी सी रेंज होती है। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो जब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं तो सेलर्स अपना गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और वो छोड़ देते हैं तो फिर प्राइस, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, तो प्राइस ऊपर चलने लग जाता है। तो ऐसे ऊपर जाएगा। कई बार क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और नीचे भी आ जाता है। तो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन टाइप बना रखी है। तो नीचे आएगा फिर दोबारा ऊपर जाएगा। तो जब हम बोलते हैं कि वो ड्यूअल डिप डिलाइट है, तो वो ड्यूअल डिप डिलाइट का मतलब यही है कि वो थोड़ा थोड़ा सा नीचे आता है, डिमांड जोन की तरफ आता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मंदी करना चाहते हैं। मंदी करना चाहते हैं मतलब वो चाहते हैं कि सपोर्ट टूट जाए, सपोर्ट टूट के वो कहीं नीचे चला जाए प्राइस। लेकिन अगर सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो बाउंस हो जाता है, अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होता तो बाउंस नहीं होता। जैसे कल हमने उदाहरण की बात करी थी कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और गेंद है हमारे पास, और ग्राउंड फ्लोर में एक अगर होल है और नीचे बेसमेंट है, और बॉल हमने फेंकी तो वो टप्पा खाने के बजाय उस होल में चली गई, और उसके बाद वो नीचे बेसमेंट में चली गई। जब वो बेसमेंट पे चली गई तो मतलब सपोर्ट टूट गया। तो ऐसा भी हो जाता है कि सपोर्ट कई बार टूट भी जाता है। तो इसीलिए जब हमने पहले भी बात करी कि जब हम ट्रेड लेंगे
तो तभी लेंगे जब हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल होगी। रिजेक्शन कैंडल का मतलब ये है कि सपोर्ट अभी टूटा नहीं है, डिमांड बिल्कुल यहाँ पे है और अच्छी डिमांड है। अगर अच्छी डिमांड होगी तभी वो बाउंस होगा प्रॉपर, प्रॉपर एक अच्छी कैंडल बनेगी और एक अच्छी वॉल्यूम होगी वहाँ पे, जो भी हमने चार्ट चीज़ें देखी थी कल। कैंडल मतलब प्राइस, पावर, पैटर्न और ये तो पोजीशन तो है ही, ये चौथी चीज़ है। तो अगर सपोर्ट ही ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे, सप्लाई ज़्यादा थी। मतलब सेलर्स ज़्यादा थे और बायर्स कम थे, इसलिए वो सपोर्ट टूट के वो नीचे चला गया। अब हुआ क्या कि हम मान लेते हैं कि सपोर्ट से बाउंस हुआ, अब ये प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ, ऐसे कहीं ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। अब यहाँ रेजिस्टेंस पे सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन का क्या मतलब है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो अब कौन से सेलर्स हैं? एक सेलर्स तो वो हैं जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था, तो ये वाले सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ बाई किया और अब उनको है कि मैं तो अब मुनाफा कमा लूँ, 10% का प्रॉफिट हो गया मेरे को, मैं 10% प्रॉफिट कमा लूँ यहाँ पे। दूसरे सेलर्स वो हैं जो कहीं बीच में फंसे हुए थे, पहले फंसे हुए थे यहाँ पे, उन्होंने ऊपर खरीदा हुआ था। जब उनका उनका प्राइस आ जाता है तो वो बोलते हैं मैं भी बेच देता हूँ, तो वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं जो पुराने फंसे हुए थे। तो दो तरह के सेलर्स आ जाते हैं और जब वो दो तरह के सेलर्स आ जाते हैं, अच्छा तीसरे तरह के भी सेलर्स होते हैं जो हम कभी ज्यादा बात नहीं करते हैं इनके बारे में, शॉर्ट सेलर्स। तो वो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो शॉर्ट करके ही पैसा कमाएंगे। शॉर्ट करके पैसा कमाएंगे मतलब वो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं कि ताकि प्राइस नीचे जाए और नीचे जाके वो उसको कवर अप कर लें। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। तो तीन तरह के सेलर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ जाती है। तो जब वो सप्लाई जोन आ जाती है तो प्राइस नीचे आता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस टूट जाए, किसी भी कारणवश अगर रेजिस्टेंस टूट जाएगा, मतलब उस स्टॉक में मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बहुत डिमांड बहुत ज्यादा है, तो कई बारी रेजिस्टेंस टूट जाती है, कई बारी क्या बहुत बारी टूटती है। तो जब वो टूटती है तो फिर भाव जो है वो ऊपर चला जाता है। तो हम जब ट्रेड करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे, हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम पोजिशनल ट्रेडिंग या किसी और तरह की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे। स्विंग ट्रेडिंग में हम ये मान के चलेंगे सपोर्ट नहीं टूटेगा, रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा। सपोर्ट नहीं टूटेगा मतलब जब हमारे को बाउंस मिल गया यहाँ पे, उसके बाद सपोर्ट नहीं टूटेगा। लेकिन हो सकता है फिर भी टूट जाए, तो हमारे पास अपना एक सीसी पॉइंट होगा। सीसी पॉइंट की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। एक सीसी पॉइंट मतलब स्टॉप लॉस होगा एक। और अगर रेजिस्टेंस के भी ऊपर जा सकता है, तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं। हमारा काम ये है कि हम 100 रुपए पे खरीदें, 100 रुपए नहीं तो 101 रुपए पे खरीद लें, 102 रुपए पे खरीद लें और 110 रुपए पे बेच दें। 110 नहीं तो 109 रुपए पे बेच दें, थोड़ा सा नीचे बेच दें चाहे, तो हम अपना 7-8% का प्रॉफिट लेके निकल जाएं। अगर प्राइस ऊपर चला गया तो चला गया, उसमें हमको कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि ओह मैंने तो 100 में खरीदा था और 107 में निकल गया, 108 में निकल गया, अरे मैं अगर ये रखे रखता तो मेरे को 10 रुपए का और लाभ हो जाता। वो नहीं करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग में वो नहीं करना है। पोजिशनल ट्रेडिंग में हम अलग तरीके की तकनीक अपनाते हैं, अलग तरीके की स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में वो चीज नहीं करनी। स्विंग ट्रेडिंग में एक छोटा लाभ मतलब 7-8-10%, कम भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 11-12% भी हो सकता है। तो वो छोटा लाभ लेना है और छोटी अवधि में लेना है। छोटी अवधि मतलब 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह में हमको लेके निकल जाना है। तो उससे ज्यादा हमको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आ, तो कई तरीके भी हैं कि हम आ, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं स्टॉक को। वो तरीके क्या हैं वो हम नहीं समझेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं समझेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में बस हमारा इतना काम है कि नीचे पकड़ना है और ऊपर बेचना है। तो
अच्छा, एक चीज और है इसमें, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि मल्टीपल सपोर्ट्स होते हैं, तो एक नीचे भी सपोर्ट, इसके अगर सपोर्ट गिर टूट गया तो हो सकता है उसके नीचे कहीं जाके सपोर्ट हो सकता है 85 रुपीज पे एक सपोर्ट हो, ऐसे ही ऊपर जाके कहीं एक और रेजिस्टेंस हो सकती है जो हो सकता है 125 रुपए पे है। तो अगर सपोर्ट टूट जाता है, अगर भाव नीचे आ जाता है, तो जो ये निचला सपोर्ट है फिर ये सपोर्ट काम करता है, और ये जो चीज है ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जो 100 रुपए का भाव है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि अब भाव नीचे आ गया। और इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस टूट जाती है तो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट में तब्दील हो जाती है, और ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब इसमें काम करने का एक अच्छा तरीका ये है कि पहली चीज, अब दो तरीके से ट्रेडिंग करी जा सकती है। पहली चीज कि प्राइस सपोर्ट पे आया, एक हमको अच्छी कैंडल मिली, हमने यहाँ पे खरीद लिया और यहाँ पे आके बेच दिया। अब हो सकता है जो हम बोल रहे हैं कि सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस टूट जाए। अगर रेजिस्टेंस टूट जाती है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, रेजिस्टेंस टूट जाती है, या दूसरे कलर से बना देता हूं मैं इसको। तो ये मैं हरे रंग से बना रहा हूं। सपोर्ट मान लेते हैं सॉरी, रेजिस्टेंस मान लेते हैं टूट गई है, तो प्राइस ऊपर चला गया, तो हमको उसके पीछे नहीं भागना है। तो हमको ये मान के चलना है कि ये प्राइस ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, हमने अपना लाभ तो यहाँ कमा लिया था, तो 10 रुपए या 8 रुपए जितना भी हमने कमाना था कमा लिया। उसके बाद ये प्राइस ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, जनरली प्राइस वापस आता है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन गई है, तो इसको बोलते हैं पुल बैक। तो प्राइस वापस आता है और यहां पे टकराता है, और टकरा के फिर एक अच्छी कैंडल बनती है। अगर अच्छी कैंडल बन जाती है तो हम इस कैंडल पे भी एक बाई ट्रेड ले सकते हैं, और तब तक रखेंगे उसको जब तक वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे ना पहुंच जाए। और अगर कई बार क्या होता है कि हमको फॉल्स ब्रेकआउट्स मिलते हैं, तो फॉल्स ब्रेकआउट मिलते हैं इसीलिए हमको कभी भी यहां पे नहीं बाई करना है, हमको सिर्फ पुल बैक पे ही बाई करना है। क्योंकि अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर जाएगा और वापस ये नीचे आ जाएगा, तो फिर हम हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो जब भी हमको ब्रेकआउट पे अगर कोई ट्रेड लेना है, तो ब्रेकआउट का जो ट्रेड है वो कम रिस्की तब होता है जब वो पुल बैक पे लिया जाए। मतलब ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं, कई ट्रेडर्स इस तरह से भी करते हैं कि आपने एक ट्रेड में मान लेते हैं 10,000 रुपए लगाने थे, तो ब्रेकआउट पे वो 5,000 लगाएंगे और फिर वो पुल बैक का इंतजार करते हैं, और जब पुल बैक आ जाता है तो बाकी 50% मतलब 5,000 रुपए और लगा देते हैं। तो 5,000 यहाँ पे लगाए और 5,000 यहाँ पे लगाए, तो ये भी कर सकते हैं। पर सेफ अगर करना है, बिल्कुल सेफ करना है, तो आप पुल बैक पे करेंगे। और पुल बैक पे कई बार ये होता है कि पुल बैक होता ही नहीं है, प्राइस सीधा ही ऊपर चला जाता है, तो वो आपका ट्रेड मिस हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर मिस हो गया तो ऐसा नहीं है, एक बस छूट गई तो दूसरी बस भी आती है, एक मेट्रो छूट गई तो दूसरी 3 मिनट में आ जाती है दिल्ली में। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो उसकी आप चिंता इतना ना करें। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चार्ट्स पे चलते हैं और ये चीजें प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मेरे को चार्ट का नाम बताइए, फिर हम चलते हैं।